हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव कुमार मिश्रा फिर आपके सामने टॉपिक हमारा डायरेक्टिंग और डायरेक्टिंग का जो कंटेंट है वो कंटेंट है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पिछले वीडियो में भी हमने देखा था और इस वीडियो में भी हम उसी टॉपिक को उसी कंटेंट को आगे लेके आएंगे कम्युनिकेशन को लेके। आज हम इस वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे कि कितने तरीके से हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, और इसके अलावा हम देखेंगे कम्युनिकेशन में क्या बैरियर्स हैं, वो कौन से बैरियर्स हैं जिसके कारण हम प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कैसे हम मानेंगे कि हम बेहतर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हमको देखना है कि कम्युनिकेशन ये पूरे वर्ल्ड को, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पूरे वर्ल्ड को जोड़ने का काम करता है कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंट्री, किसी भी इंडिविजुअल की मैं बात करूँ तो दो इंडिविजुअल या दो कंट्रियों के बीच में, दो बिजनेसमैनों के बीच में कम्युनिकेशन का इतना बड़ा रोल होता है कि कम्युनिकेशन एक ब्रिज का भी काम करता है और कम्युनिकेशन एक बैरियर का भी काम करता है। अगर हमने गलत कम्युनिकेशन किया तो हमारे जो टारगेट्स हैं उन टारगेट्स के लिए ये कम्युनिकेशन बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। अगर गलत कम्युनिकेशन हो गया तो बैरियर बन गया, और अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में हम अपने टारगेट के अकॉर्डिंग अगर कम्युनिकेट कर पाते हैं तो निश्चित रूप से यह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा ब्रिज का काम करता है, जोड़ने का काम करता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन तो वही होगा जो जोड़ने का काम करेगा। कम्युनिकेशन वो हो ही नहीं सकता है जो बैरियर बन जाए, यानी वो प्रॉपर कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं संजीव कुमार मिश्रा आपके सामने लेके आ रहा हूँ इसी टॉपिक को क्लियर करने के लिए अकाउंटेंसी फीवर चैनल के माध्यम से। आपसे उम्मीद है, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट के साथ मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बात करूँगा आज का हमारा लेक्चर 10 चैप्टर डायरेक्टिंग। हम लोग यहाँ बात करेंगे मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने तरह से होता है, तो कम्युनिकेशन के यहाँ पे 3 मेथड्स आपके सामने दिख रहे हैं: ओरल कम्युनिकेशन, रिटेन कम्युनिकेशन एंड जेस्चरल कम्युनिकेशन। ये तीनों कम्युनिकेशन को हम लोग समझते हैं। ओरल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर ले तो जब एक सीनियर और उसका सबऑर्डिनेट, या जब दो लोगों के बीच में फेस टू फेस एक दूसरे के आमने सामने चीज़ों को बोल करके, समझा करके, एक दूसरे से बात करके हम अपने टारगेट के लिए काम करते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन। बिना किसी पेपर के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, जब हम दो पर्सन, दो फेस एक साथ एक दूसरे के सामने मुंह से बोल करके ही अपनी बातों को रखते हैं, समझते हैं, समझाते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन को हम कह सकते हैं यह इनफॉर्मल होता है। इसमें इनफॉर्मल एक्टिविटी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का भी होना हो सकता है। ओरल कम्युनिकेशन का एंड भी होना मुश्किल होता है, मतलब ये लंबा खींच जाता है, क्योंकि हम बोलते समय, समझाते समय, बात करते समय, हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं, अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा अपनी भी एफर्ट, पर्सनल थिंकिंग को भी लेके आते हैं टॉपिक के साथ साथ। तो ये क्या हो जाता है, एक तरह से यह बहुत कम, मतलब कम नहीं, सॉरी, मतलब कि ये थोड़ा टाइम लेता है ओरल कम्युनिकेशन, क्योंकि बहुत देर तक हम कोई बात को लेकर के डिस्कस करते रह जाते हैं। दूसरा इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल क्यों होता है? क्योंकि कई बार हम इसमें जो हमारा मेन टॉपिक होता है उससे थोड़ा कम ज़्यादा भी हम बात करते हैं। दूसरा होता है हमारा रिटेन कम्युनिकेशन। यह एक बहुत ही बेहतरीन कम्युनिकेशन का माध्यम है, क्योंकि इसमें इसको फॉर्मल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन भी है, क्योंकि जितना पॉइंट टू पॉइंट काम होना है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो ऑर्डर्स हैं, उनको हम पेपर के माध्यम से, मेमोज के माध्यम से, लेटर पैड के माध्यम से,
हम रिटेन में वो सारी चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं। जैसे मेरा सीनियर, मेरा बॉस मुझे पेपर पे, ऑन पेपर, लेटर पैड पे वो या किसी भी फिगर के माध्यम से वो हमको कम्युनिकेट करता है। वो एक लेटर लिखता है, एक रिपोर्ट देता है, तो ये सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। रिटन डॉक्यूमेंट्स के द्वारा जब दो लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी बात रखना चाहते हैं, तो वो हो गया हमारा रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट होता है जेस्चरल कम्युनिकेशन। ये जेस्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो जेस्चरल कम्युनिकेशन का मतलब है सांकेतिक कम्युनिकेशन, संकेतों के माध्यम से बताना, अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से कम्युनिकेशन करना। यानी उस बॉडी लैंग्वेज से जब दो लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं तो इसको हम जेस्चरल कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं और मेरा बॉस आकर के अगर मेरे पीठ पे पैट करता है, थपथपा देता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बॉस मेरे काम से सेटिस्फाइड है, यानी मैं उसको सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाया हूँ, या मेरे बॉस भी मैं जो काम जैसे कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं उससे कन्विंस्ड है, सेटिस्फाइड है, इसलिए उसने मेरे पीठ को थपथपाया। अगर उसने थंब ऐसे दिखाया तो ये जो थंब है इसका मतलब है मैं अपनी बात उसको रख चुका हूँ, वो मेरी बात को समझ चुका है। अगर मेरी बात पे किसी ने क्लैपिंग कर दिया, ताली बजा दिया, तो ये संकेत भी इस बात को बताता है कि शायद मैंने अपनी बात अगले तक पहुँचा दी। तो संकेतों के द्वारा, शारीरिक संकेतों के द्वारा भी जब हम किसी को, जैसे सर हिला देना, सर को ऐसे कर देना, तो इस तरह की एक्टिविटीज से महसूस होता है कि मैं अपनी बात अगले तक पहुंचा पाया या नहीं पहुंचा पाया, तो इसको हम जेस्चरल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब बात करते हैं हम कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या होते हैं। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, हमें पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन, अभी मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है, लेकिन कम्युनिकेशन में वो कौन से बैरियर्स हैं जिनके कारण हम प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, वो कौन से बाधाएं आती हैं। हम किसी से बात कर रहे हैं, हम किसी से रिटन बात कर रहे हैं, ओरल बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें आ ही जाती है जिससे ऐसा लगता है कि जिस टारगेट के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने बात किया वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाया। यानी मैंने अपनी बात किसी अगले के सामने, सेकंड फेज के सामने मैंने क्लियरली नहीं रख पाया, या वो मेरी बात को नहीं समझ पाया, तो इसको हम बोलते हैं बैरियर्स या बाधाएं। वो कौन सी बाधाएं होती हैं? तो पहला दे रहा है यहाँ पे प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, कई बार होता है कि हम कोई बात अपनी कहने जाते हैं, या मेरा बॉस मुझसे कोई बात अपनी कह रहा है और हम उसको पहले ही, प्रीमेच्योर का मतलब होता है बात पूरी होने से पहले ही उसमें हामी भर देना, हाँ हाँ हो जाएगा ओके, यानी आधी बात हुई, पूरी समझ लिए, और वो जो पूरा समझे वो आधी बातों से समझे, यानी कि हमने आधा समझ के आधा बात छोड़ दिया। प्रीमेच्योर कम्युनिकेशन का मतलब ये हो गया कि पूरी बात सुने बिना ही उस बात को ऐसा महसूस करना कि मैंने तो समझ लिया, हाँ आपको अब बताने की जरूरत नहीं है, मैं जान गया, ओके कंफर्म हो गया। बाद में पता चला कि उस काम को सही तरीके से नहीं किया गया, क्योंकि उसने आधी बात पे ही अपने आप को कॉन्फिडेंस में ले लिया। हाँ हाँ मैं समझ गया आपका क्या इशारा है, आप जो ऐसा आ रहा हो ऐसे कर लेंगे, और ये हो गया प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। पहले ही उन चीज़ों को आकलन कर लेना कि मेरा बॉस या मेरा सबऑर्डिनेट मुझसे क्या कहना चाहता है, आधी बात पे ही हामी भर देना, आधी बात पे ही सेटिस्फाइड फील करना, और बाद में हो सकता है कि वो जो आधी बात को हमने केयर नहीं किया वो हमको गलत कम्युनिकेट कर दिया। नेक्स्ट होता है परसेप्चुअल एरर। परसेप्चुअल एरर, आपने एक वर्ड सुना होगा परसेप्शन। एक माइंड में परसेप्शन बन जाता है, हर एक व्यक्ति का एक अपना परसेप्शन होता है कि ये सही है, ये गलत है। अब मुझसे मेरा बॉस कम्युनिकेट कर रहा है या मैं अपने बॉस से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, वो एक दिमाग में पहले से एक परसेप्शन बन जाता है। हो सकता है मैं अपने जूनियर के साथ, अपने सबऑर्डिनेट के साथ ये बना लेता हूँ कि ये परसेप्शन बना ले या कि ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता है, और मैं उस व्यक्ति से सही तरीके से सीधे सीधे जाके बात नहीं कर पाता हूँ। हो सकता है कि मुझे लगता है कि मेरा सीनियर, मेरा बॉस
मेरे हिसाब से नहीं है। मैं अपने बॉस के बारे में गलत एक इवैल्यूएशन कर रखा हूं, तो मुझे लगता है कौन जाए उससे बात करने, मैंने बात करूंगा। वो बात को समझता ही नहीं है, समझना ही नहीं चाहता है, उससे बात करने का कोई मतलब नहीं है। उसका अपना एक परसेप्शन है कि मैं जो कह दिया वही होना चाहिए, तो मुझे भी लगता है मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, मैं उससे बात कर। तो एक परसेप्शन जो बना लेते हैं हम कि नहीं वो हमेशा गलत ही है, या वो मेरी बात को इग्नोर करता है, मैं उससे नहीं बात करूंगा। तो इस तरह की जो बातें होती है तो वो चीज़ें नहीं करना चाहिए। परसेप्शन। अगला होता है फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये क्या है? फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशंस हैं उन इंफॉर्मेशंस को जिस तरीके से जाना चाहिए था, जिस तरीके से देना चाहिए था, जिस तरह से मेरे बॉस ने मुझे बताया और मुझे अपने सबऑर्डिनेट्स को बताना है, मैंने क्या किया? उसको फिल्टर कर दिया, उसको छान दिया। कुछ बातें उसमें का मैंने निकाल के फेंक दिया, आधी बात मैंने बता दी, आधी बात मैंने छिपा ली। तो क्या कर दिया मैंने? फिल्टर कर दिया, यानी पूरी बात को कंप्लीटली हमने एक्सप्लेन नहीं किया। जिस प्रकार से जो बातें मुझे कही गई वही मैंने कहना चाहिए था, लेकिन मैंने वो चीज़ नहीं किया। मैंने क्या कर दिया? उस बातों में से कुछ मैंने मोटी मोटी बातें जो इम्पोर्टेंट लगी मैंने बता दी, बाकी बातों को मैंने छोड़ दी, और हो सकता है वो बाकी बातें जो मैंने छोड़ दी वो गलत कर गया। तो इसको हम कहते हैं फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को छांट देना, छोड़ देना। पुअर लिसनिंग। पुअर लिसनिंग का मतलब हो गया बहुत गलत तरीके से मैंने बात कही, जो उसको जो सुनने वाला था, जिसको मैंने कम्युनिकेट किया, जो रिसीव किया उस कम्युनिकेशन को, वो रिसीवर ने सही तरीके से ध्यान लगा करके मेरी बात को नहीं सुना। जब वो सुनने में ध्यान नहीं देगा तो मेरी बात को अगर प्रॉपरली सुना नहीं तो ऐसे में वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। पुअर लिसनिंग का मतलब ये हो गया, जैसे मैं कोई बात कर रहा हूं लेकिन सुनने वाला, सपोज दैट मैं आपको बता रहा हूं, आपके लिए यूट्यूब बना रहा हूं और आप मेरी बात को प्रॉपरली नहीं सुनते हो, आधी बात सुनते हो आधी बात छोड़ देते हो, तो इसलिए भी यह कम्युनिकेशन बैरियर का काम करता है। लैक ऑफ ट्रस्ट। लैक ऑफ ट्रस्ट, कई बार ऐसा होता है। एक कहानी मैं आपको इसमें 2 मिनट में बताना चाहता हूं कि एक लड़का गांव में था और पूरे गांव वालों को डराता था, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया। गांव वाले डर के मारे पूरे गांव से निकल करके भैया शेर आ गया भागो। बाद में पता चला लड़के ने कह दिया मैं तो मजाक कर रहा था। अगली बार फिर लड़के ने ऐसे किया, फिर एक बार किया लड़के ने, सारे गांव वालों को कई बार परेशान कर दिया, लोग भागते थे। बाद में पता चला झूठ बोल रहा था, हंसी मजाक बना दिया था उस बात को। एक बार सच में शेर आ गया, सच में शेर आ गया और उस लड़के ने फिर शोर किया कि शेर आ गया जल्दी भागो। लोगों ने कहा ये तो कई बार भगा चुका है शेर के डर के, हम लोग भागने वाले नहीं हैं, ये झूठ बोलता है, मजाक करता है पूरे गांव के साथ। लोग नहीं भागे और फिर शेर ने क्या किया होगा आप समझ सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस लड़के से ट्रस्ट जो होना चाहिए वो उठ चुका था, उस लड़के की बातों पे अब किसी को भरोसा नहीं रहा। तो इसलिए कई बार जो कम्युनिकेटर होता है, जो व्यक्ति अपनी बात रखता है, अगर वो बात का सही तरीके से सही टाइम पे वो बात नहीं रखता है तो कई बार वो भरोसेमंद नहीं रह जाता है। और जो रिसीवर होता है ना उस बात का, जो उस इंफॉर्मेशन को सुनता है, वह उस बात को सीरियसली नहीं लेता है। हाँ, तो इसको बोलते हैं लैक ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट बैरियर है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर, ये सिमेंटिक बैरियर क्या होता है? सिमेंटिक बैरियर क्या होता है? सिमेंटिक बैरियर ये होता है कि जब दो लोगों के बीच में बात होती है और अगर हम अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाते हैं, एक परसेप्शन सा भी बन जाता है। और इसमें अगर हम कहें तो समझने का जो कॉन्फिडेंस होता है, अगर मैं कोई बात रखता हूं, हर बात के कहा जाता है कि 2 अर्थ होते हैं, हर बात के 2 अर्थ होते हैं। जिस व्यक्ति से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं वह मेरी बात को मेरे माइंडसेट के हिसाब से अगर समझने की कोशिश करता है, समझ पाता है,
तब तो यह सही है, और अगर मैं कुछ और बोल रहा हूं उसका कुछ और मीनिंग वो निकाल रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, ये सेमेंटिक बैरियर होता है, यानी मेरी बात का गलत तरीके से अर्थ निकालना। जैसे मैंने कहा मारो, कामा लगा दिया, मत जाने दो। मैंने क्या लिखा, मारो कामा मत जाने दो, यानी मारो मत जाने दो, लेकिन उसने कामा को ध्यान नहीं दिया और उसने मारो मत, शब्द वही है, मारो कामा मत जाने दो, और मैंने कहा मारो मत कामा जाने दो। एक कामा को भी उसने सही तरीके से नहीं ध्यान दिया, तो दोनों बातों में बहुत फर्क हो गया। मारो मत जाने दो और एक मारो मत जाने दो, दोनों में फर्क हो गया। तो इसलिए यहां पे मैं कह सकता हूं कि ये सेमेंटिक बैरियर का काम करता है। यानी सेमेंटिक बैरियर वो हो गया कि मैं जिस भाषा में जो बात अपने कम्युनिकेट कर रहा हूं अपने सबऑर्डिनेट या सीनियर के साथ, अगर मेरी उस बात को उसी विचार से, उसी माइंड सेट से अगर अगला व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है, तो ये समझने का फेर है, समझने का अंतर है, और इसको हम सेमेंटिक बैरियर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ एबिलिटी टू कम्युनिकेट। कई बार क्या होता है, लैक ऑफ एबिलिटी टू कम्युनिकेट, किसी से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी में ही कमी होना। होता है ऐसा कि हम अगर अपनी बात किसी के सामने रखते हैं तो कई बार मेरे पास वो शब्द नहीं होते हैं जिन शब्दों से मैं सटीक तरीके से अगले व्यक्ति तक उस बात को मैं पहुंचा पाऊं। यानी लैक ऑफ एबिलिटी टू कम्युनिकेट का सेंस ये हो गया कि मेरे अंदर वो स्किल नहीं है, या मेरे जो सबऑर्डिनेट या सीनियर है उसके अंदर वो स्किल नहीं है जिसके द्वारा वो अपने सेकंड फेज के साथ जो रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको समझने वाला व्यक्ति जो है उस तक हम अपनी बात को सही तरीके से डिलीवर नहीं कर पाते हैं। और क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऐसा भी होता है कि एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कारण बनता है। सपोज करो मैं बहुत बड़ा बॉस हूं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और मेरा जो जूनियर है, बहुत जूनियर है, मेरा जो सबऑर्डिनेट है, उसको ये लगता है कि मैं अपने साहब से, अपने बॉस से कैसे बात करूं, बॉस से कब मिलूं, कब बताऊं, बॉस कब खाली मिलेंगे जब मैं अपनी बात उनको अच्छे तरीके से रख पाऊं, बता पाऊं, समझा पाऊं। कई बार ऐसा होता है कि एक कॉम्प्लेक्स इस बात का बन जाता है कि भैया एमडी साहब से मिलना है, तो एमडी साहब से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बात आज करनी है, अपॉइंटमेंट मिलेगा 3 दिन बाद, बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते हैं, बिना अपॉइंटमेंट के अपने सीनियर से बात नहीं कर सकते हैं। तो ये एक सिस्टम, एक चैनल जो बन जाता है कि कैसे लोअर लेवल टॉप लेवल तक अपनी बात कहेगा, कैसे टॉप लेवल लोअर लेवल तक अपनी बात कहेगा। अगर इसके बीच में एक बहुत बड़ा चैनल बना दिया जाता है कि उस चैनल के थ्रू ही आप बात करेंगे, तो ऐसे में डेजिग्नेशन के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कारण भी कई बार सही व्यक्ति तक सही कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, लास्ट बैरियर यहाँ पे दिया हुआ है, स्टेटस डिफरेंसेस। स्टेटस के डिफरेंस के कारण भी कई बार कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट हो जाता है। स्टेटस डिफरेंस में जो बातें आती हैं, वही बात अभी मैंने यहां भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बोला था, वही बात लगभग यहां पे भी आ रहा है। स्टेटस डिफरेंसेस का मतलब ये हो गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डेजिग्नेशंस होते हैं, और उन हर डेजिग्नेशंस के अपने अपने राइट्स, अपने अपने ड्यूटीज, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, और वो सारे लोग एक वही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेस पे काम करते हैं, और उनके अपने अपने एक स्टेटस होता है। कई बार वो स्टेटस भी बैरियर बन जाता है। जैसे मैं एमडी हूं और मैं सोचूं कि अपने वर्कर के साथ मैं क्यों जाऊं डायरेक्ट बात करने, वर्कर तो मेरे सामने बहुत छोटा है। अगर मैं वर्कर्स के बीच में ऐसे बार बार जा करके बात करता हूं तो हो सकता है वर्कर्स मुझे वो मेरा जो स्टेटस है उस स्टेटस की मर्यादा को नहीं समझ पाएंगे, उसका रेस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। उनको किस डिस्टेंस को मेंटेन करना, वो डिस्टेंस शायद वो भूल जाएं,
और इसलिए मैं एमडी होकर के मैंने एक स्टेटस मेंटेन करना शुरू कर दिया, यानी मैं खुद अपने वर्कर्स, अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने नीचे के मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूं, स्टेटस मेंटेन करता हूं। अगर मैं स्टेटस मेंटेन करूंगा तो इसलिए भी कई बार मैं अपनी बात डायरेक्ट जिसको पहुंचाना है नहीं पहुंचा पाता हूं, और अगर उससे भी मुझे कम्युनिकेट करना है, मुझे रिपोर्ट करना है मुझे, तो वो भी मेरे साथ डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं कर पाता है कि सर से कैसे मिलें, एमडी सर से कैसे बात करेंगे, एमडी सर से डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, उनसे तो मिलना ही बड़ा मुश्किल है। तो स्टेटस का भी एक बहुत बड़ा स्टेटस वाला व्यक्ति सिंपल आदमी से नहीं मिल पाता है, एक प्रोटोकॉल बन जाता है, एक स्टेटस बैरियर बन जाता है। तो these are some effective barriers of any communication. There are 9 barriers of effective communication. अगर ये सारी बैरियर्स को हटा दिया जाए तो शायद हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये भी जानना है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या अगर सही हो तो हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे। यानी बैरियर्स के बाद हमें देखना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या स्टेप्स होते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, उसमें क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। अचीविंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कैसे हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन अचीव कर पाएं दो लोगों के बीच में। तो इसमें पहला पॉइंट दे रहा है फ्री फ्लो इंफॉर्मेशन। फ्री फ्लो इंफॉर्मेशन, एकदम बिंदास फ्री होकर के एक दूसरे के साथ बात करने की एक फ्रीडम होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी से भी ऑर्गेनाइजेशनल इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, जिससे कि डिले ना हो, वेट ना करना पड़े। कोई इंफॉर्मेशन हो जो कम्युनिकेशन करना हो, पता चलता है कि नहीं एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हमको कम्युनिकेट करना है, पता चलेगा बहुत डिले हो जाएगा। तो फ्री फ्लो इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एकदम फ्री। कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार का कोई लीकेज है, कोई इंफॉर्मेशन है, तो एक दूसरे को कैसे भी दे करके हमको अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से काम करना है। क्लैरिटी ऑफ मैसेज, मैसेज में क्लैरिटी होना चाहिए। क्लैरिटी अगर नहीं होगा ना, अगर डबल माइंडेड बात होगी तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। यानी क्लैरिटी ऑफ मैसेज, जो भी मैसेज हो एकदम क्लियर मैसेज जाना चाहिए, चाहे वो अपने सबऑर्डिनेट्स को देना हो या अपने मैनेजर को देना हो। अगर उसमें वर्ड्स का प्रॉपर यूज नहीं किया गया तो उस वर्ड्स के गलत मैसेज जा सकते हैं। इसलिए मैसेज एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, आपने सुना कि नहीं सुना मेरी बात, आपको मेरी बात क्या समझ में आई है, आप एक बार रिवाइज करके मुझे बताओ आप। यानी मैसेज एकदम क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूज करने वाला मैसेज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, यानी जब तक कम्युनिकेटर और रिसीवर, जिसको मैंने कम्युनिकेट किया, जिससे मैं बात कर रहा हूं, जो मेरे मैसेज को रिसीव कर रहा है, उन दोनों के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा, पॉजिटिव तरीके से उस बात को अंडरस्टैंड करने का एक सोच नहीं होगा, तब तक हम प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए प्रॉपर क्या होना चाहिए, एक कह सकते हो पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। अगर हम किसी की बात को, सपोज करो किसी ने कोई बात रखी, ऑर्गेनाइजेशन का ही मेरा सीनियर हो सकता है, मेरा सबऑर्डिनेट हो सकता है, अगर मेरा और उसके बीच की अंडरस्टैंडिंग अच्छी ना हो, हम लोग एक पॉजिटिव माइंडसेट से एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश न करें, हमेशा हम निगेटिव तरीके से ही किसी भी व्यक्ति अपने साथ वाले की बात को निगेटिव तरीके से ही सोचते हैं। अगर अगला कोई कहता है तो मैं उसमें राय दे करके उसकी बात को और कंफ्यूज कर देता हूं। तो पॉजिटिव तरीके से सोचने और समझने का भी एक बहुत बड़ा स्किल होना जरूरी है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। ओपन माइंड, जो भी बातें हो ओपन माइंडेड होनी चाहिए। कुछ बातें कहो, कुछ बातें छिपा जाओ, कुछ बातें फ्रीडम के साथ करते हो और कुछ डर के मारे छिपा जाते हो, तो इससे भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। जो बातें हो ओपन माइंडेड करो, अंदर के डर को निकालो और जो भी सामने सिचुएशन दिख रहा है उसको क्लियरली कहो। अगर आपसे आपके ही चलते गलती से कोई गलत काम हो गया
तो आप उसको एक्सेप्ट करते हुए बोल दो, आगे के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। अगर आप अपनी किसी गलती को छिपाते हुए अपने साहब से, अपने सीनियर से आधी बात करते हो, आधी बात छिपा जाते हो, अपनी गलतियों को छिपाते हुए, तो हो सकता है कि आगे चल के ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाए। तो इसलिए ओपन माइंडेड बात रखिए कि सर हाँ मुझसे ये गलती हुआ सर, और इसके कारण ये ऐसा हो गया है सर, इसको कैसे करना होगा, मैं इसको आइंदे सही करके रखूंगा, सही करूंगा। तो ये बातें अगर ओपन माइंडेड आप बात करते हो अपने बॉस के साथ या अपने जूनियर के साथ, अपने पैरेलल जो को एम्प्लॉइज होते हैं उनके साथ, तो ओपन माइंडेड बात करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं तो वो भी दूर हो जाते हैं। अगला पॉइंट कहा है इफेक्टिव लिसनिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं तो कहता हूं अगर आप मेरे कुछ स्टूडेंट्स इसमें होंगे, क्योंकि ये टॉपिक्स तो केवल स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं होते हैं कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो उन्हीं के लिए है, ये सब एक मैनेजरियल स्किल वाली चीज़ें हैं। तो इसको अच्छे से अच्छे लोगों के लिए वीडियोज हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं इफेक्टिव लिसनिंग, मैं ये समझता हूं कि हम आज के डेट में बोलना तो चाहते हैं, किसी की बात को सुनना नहीं चाहते हैं। और जब तक हम सुनेंगे नहीं, सुनना नहीं सीखेंगे, तब तक हम श्रोता नहीं बन सकते हैं, सुनने वाले नहीं बन पाएंगे अच्छे से। और जब सुनना अच्छे से सीख जाएंगे तो बोलने के लिए वर्ड पावर भी आ जाएंगे, तो वक्ता बन जाएंगे, स्पीकर बन जाएंगे, स्पीच देने की कैपेसिटी बन जाती है। तो अच्छा स्पीच देने के लिए अच्छा लिसनिंग होनी चाहिए, और अच्छा लिसनिंग अगर करते हो तो अच्छा स्पीकर बनते हो, और अच्छा स्पीकर बनते हो तो अच्छा राइटर बन जाओगे, क्योंकि वर्ड्स पावर आपके इंप्रूव होते जाते हैं सुनने से। नए नए वर्ड्स, अपने बॉस को सुन रहे हो, कैसे बॉस बना, हो सकता है कि उसके बॉस बनने के पीछे ये था कि उसके वर्ड्स पावर अच्छे थे, वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है, उसके वर्ड्स पावर, उसकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब भी कम्युनिकेशन है। अभी आपने देखा था डिजिटल कम्युनिकेशन, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके माउथ लैंग्वेज, उसके रिटेन लैंग्वेज, ओरल कम्युनिकेशन, सारी चीज़ों को देखते जाओ, सुनते जाओ उसकी बातों को, हो सकता है वो सारी क्वालिटीज आपके अंदर भी आएगी। और निश्चित रूप से जब आपके अंदर अच्छी लिसनिंग आएगी, सुनने की क्षमता बढ़ेगी, तो बोलने की भी क्षमता बढ़ेगी। और जब बोलने की स्किल आपकी डेवलप होगी तो आपको लिखने की, यानी एक अच्छे राइटर बनने का भी स्किल आपके अंदर आ ही जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल होना जरूरी है। कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, किस टॉपिक पे बात करनी है, टॉपिक टू टॉपिक बात करना है, जहां लोकेशन हो उस लोकेशन के हिसाब से बात करना है, जो सिचुएशन हो सिचुएशनल बात करनी चाहिए। इन सारी बातों को केवल अपने शब्द बोलना ही सब नहीं होता है कि हम अपने शब्द बोल गए, हमने अपनी ऑर्डर दे दिए अपने सबऑर्डिनेट्स को, काम खत्म हो गया। कब ऑर्डर देना है, किस समय देना है, किस माहौल में देना है, किस सिचुएशन में देना है, किस सिचुएशन में देना चाहिए इंफॉर्मेशंस, इन सारी बातों को समझने वाला ही कहला सकता है कम्युनिकेशन स्किल है। इसके अंदर कैसे, कब, किन परिस्थितियों में कौन से शब्दों का प्रयोग करना है, कौन सी बातें रखनी है, ये कम्युनिकेशन स्किल में हम देखते हैं। तो ये होना जरूरी है। रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज, रिसेप्टिव टू न्यू आइडियाज, हमें अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको भी इस बात के लिए कन्विंस करना है कि अगर आपके पास कुछ नए आइडियाज हैं तो उन नए आइडियाज को अगर आप हमसे बताते हो, कम्युनिकेट करते हो, तो आप इसके लिए फ्री हो। और आपको नए नए आइडियाज के लिए मैं आपको ऑफर कर रहा हूं कि आप फॉर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को अपनी आइडियाज बताते रहिए, बात करते रहिए। और हो सकता है आपके आइडियाज अगर अच्छे होंगे तो उसको रेस्पेक्ट दिया जाएगा, उसको प्रॉपर उसको यूटिलाइज किया जाएगा, और इस तरह से हम अपने एम्प्लॉइज के बीच में एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप करने में काम कर पाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए समय के अनुसार। अगर लगता है कि मैंने गलत जगह पे गलत कम्युनिकेशन कर लिया, तो सिचुएशन के हिसाब से किस प्रकार का कम्युनिकेशन बेनिफिशियल होगा, उन बातों को भी समझना चाहिए। यानी कम्युनिकेशन के टाइम पे फ्लेक्सिबिलिटी का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा इस वीडियो में कि कम्युनिकेशन के मेथड क्या है, कम्युनिकेशन के इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या हैं, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि हमारा यह चैप्टर डायरेक्टिंग आज लगभग
कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई पॉइंट डिस्कस करना हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि निश्चित रूप से आपकी बात को समय निकाल करके रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच।